बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का जो मेजर पोर्शन है वो हमने कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 36, 37 और 38 को कुछ हिस्सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम तो आपका खुद का करने वाला है। इसमें स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और कुछ मैनिपुलेटर्स जो हैं वो किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट करने के लिए, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। बेसिकली ये मैनिपुलेटर्स जो हैं ये आपकी इनपुट और आउटपुट को आप मज़ीद फॉर्मेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ सी आउट करके देखा है या सी इन करके देखा है। सी आउट और सी इन जो है ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के ऊपर काम करता है, किस तरह आप इनको ओवरलोड कर सकते हैं। जो हमारी एग्जांपल चल रही है डेट क्लास की या मैट्रिक्स क्लास की एग्जांपल आगे आएगी, जिसको आप डिस्कस करेंगे। तो किस तरह आप जो स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका दूंगा, ओवरव्यू दूंगा। बाकी इसका असल ताल्लुक प्रैक्टिस के साथ है या फिर अगर याद करने के साथ है कि कौन सा मैनिपुलेटर किसके लिए जो है वो यूज़ होता है। जी, तो जो मज़ीद मैनिपुलेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक क्लास इसके अंदर बताई गई है। एक तो हम आयोस्ट्रीम को यूज़ करते थे। ये तो बेसिक हमारे पास इनपुट और आउटपुट है। फिर हमने एक fstream.h का भी ज़िक्र किया था, ठीक है। इसी तरह एक iomani.h भी एक फ़ाइल है, जिसके अंदर मज़ीद मैनिपुलेटर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। ये आप अपनी जो सी इन की इनपुट स्टेटमेंट है उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप अपनी जो सी आउट की स्टेटमेंट है उसको भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। मसलन जिस तरह बताया हुआ है कि सी इन डॉट एंड ऑफ फाइल, जब आप किसी फाइल को रीड कर रहे हैं तो उसमें जो उस जब जब वो फाइल ख़त्म हो जाए तो उस वक़्त किस तरह आप इसको मेंशन कर सकते हैं। या ई ऑफ एंड ऑफ फाइल जो है ये हमारे पास एंड ऑफ फाइल स्टेट को रिटर्न करेगा, जिससे हमें पता चल सकता है, हम अपनी लॉजिक में यूज़ कर सकते हैं इसको कि हमारे जिस फाइल को हम रीड कर रहे थे तो वो जो है ना वो एंड हो गई है, ठीक है। इसी तरह मज़ीद कुछ आएँगे आगे। सी इन बैड जो है ये किस लिए यूज़ होता है। इसी तरह सी इन क्लियर जो है वो किस तरह से यूज़ होता है। ये सारे वन लाइनर इनकी डेफिनेशन है, जो आपको अपने ना ज़हन नशीन करनी होगी कि किस तरह ये सी इन बैड या सी इन गुड या सी इन फेल जो है ना ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है कि दिस विल रीसेट बिट्स टू देयर नॉर्मल गुड स्टेट। जो बिट्स आप यूज़ कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं इनपुट स्ट्रीम की, उनको वो गुड स्टेट में जो है ना वो रीसेट कर देगा। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से ही बंदे की समझ में आती हैं, क्योंकि मैंने भी आज तक अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर सी इन बैड, सी इन क्लियर ये मैनिपुलेटर्स तो मैंने आज तक यूज़ नहीं किए। इसलिए मुझे भी थोड़ा-सा इनको देख कर, इनको रीड करके, इस्तेमाल करके ही मैं इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बेटर वे में कर सकता हूँ। लेकिन आप चूँकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देख रहे हैं, तो आपको इनकी डेफ़िनेशन और इनका थोड़ा बहुत इस्तेमाल जो है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास मशहूर मैनिपुलेटर्स जो आते हैं सी इन और सी आउट के साथ, जैसे एंड एल का है, ये न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास आगे पैरामीटराइज़्ड मैनिपुलेटर्स आते हैं, जिनको हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं। ये आगे मिसाल देखिएगा, जैसे हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू के साथ लेफ़्ट पे जो है वो स्टैरिक 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 किस तरह से प्रिंट होगा। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है ना वो मैनिपुलेटर्स हैं। अगर तो कोई ऐसे मैनिपुलेटर्स हैं जिन्हें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो वो नॉन पैरामीटराइज्ड कहलाएँगे। जैसे ऊपर हम यूज़ करके आए हैं, सी आउट फ्लश है, सी आउट एंड ऑफ फाइल है, ये सारे नॉन पैरामीटराइज्ड थे। लेकिन जिनको हम पैरामीटर पास करते हैं, कोई वैल्यू देते हैं और वो उस वैल्यू की बुनियाद के ऊपर फिर कुछ डिसीजन लेते हैं या हमारी आउटपुट को बेहतर करते हैं। जैसे ये देखें, ये नॉन पैरामीटराइज्ड हमारे पास पहली मिसाल है ऑक्ट की ना। ऑक्ट स्टैंड्स फॉर ऑक्टल, यानी आपने लिखा सी आउट, उसके बाद आपने मैनिपुलेटर दिया ऑक्ट का, उसके बाद आपने आई लिखा, तो इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू भी आई की होगी ये उसकी ऑक्टल वैल्यू जो है वो आउटपुट करेगा। ये उसकी यानी इंटीजर जो डेसिमल वैल्यू है वो आउटपुट नहीं करेगा। अगर आप हेक्स यूज़ कर लेते हैं
तो फिर ये उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो यूज़ करेगा। अगर आप DEC फॉर डेसिमल, अगर आप डेसिमल यूज़ करते हैं, ये सी इन में भी ऐसे ही है और सी आउट में भी ऐसे ही है। अगर आप सी इन में यूज़ करते हैं तो फिर जो भी आप इनपुट दे रहे होंगे वो एज अ डेसिमल इनपुट लेगा या एज अ हेक्साडेसिमल इनपुट लेगा या एज अ ऑक्टल इनपुट जो है ना वो लेगा। इसके अंदर आप देखें हम किसी तरह की, ये सिर्फ इसका नाम यूज़ किया है ब्रैकेट डाल के, इसको कोई पैरामीटर नहीं दिया हमने, इसलिए ये नॉन पैरामीटराइज्ड जो है ना वो मैनिपुलेटर्स कहलाते हैं। ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये मैनिपुलेटर्स हैं, इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकते हैं, जैसे जो डेक है, हेक्स है और जो ऑक्ट है, ये इनपुट और आउटपुट। यहाँ से इनपुट और आउटपुट से क्या मुराद है कि ये सी इन में और सी आउट दोनों में यूज़ हो सकते हैं। एंड एल जो है ये सिर्फ आउटपुट में यूज़ होता है, एंड्स भी सिर्फ आउटपुट में यूज़ होता है और फ्लश जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में ही यूज़ होता है। अब इसके आगे तो लिखा हुआ है फ्लश द स्ट्रीम, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फिर इसकी आउटपुट का और इसका पता चलेगा कि ये किस तरह से जो है ना वो वर्क करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखें, इसके अंदर थोड़े से मैनिपुलेटर्स हैं, मतलब पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। जैसे ये देखें, अब हमने लिखा सेट और ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा। सेट डब्ल्यू जो है ये शॉर्ट फॉर्म है सेट विड्थ की। इसके ज़रिए हम अपनी आउटपुट की विड्थ सेट जो है ना वो करते हैं। जितनी विड्थ हम सेट करते हैं फिर हमारा नंबर जो है वो उतनी विड्थ में जाके जो है ना वो प्रिंट आउट होता है। अगर आपने 4 किया है तो इसका मतलब है आप 4 कैरेक्टर्स, यानी आप ये समझ लें आउटपुट के ऊपर ना उस लाइन के अंदर 4 एक कॉलम का फ्रेम बुक हो गया है। अब आपका नंबर उस 4 कॉलम के फ्रेम के अंदर जाके प्रिंट आउट होगा और इससे आप ना थोड़ी सिमेट्रिक आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप जब इनको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको क्लियरली इनका पता चलेगा। ये मैंने गूगल के अंदर जो है ना वो एक वेबसाइट खोली हुई थी, उसके अंदर मैंने देखा ये ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखे हुए थे ट्यूटोरियल link.com के ऊपर। ये सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स देखें, इसने हैंडल का बताया। अगर आप हैंडल यूज़ करेंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो एक लाइन नेक्स्ट पे चली जाएगी। ये तो सिंपल है, हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर देखें ये सेट डब्ल्यू को यूज़ किया हुआ है उन्होंने ना। उसने कहा सेट डब्ल्यू 8 करो और उसके अंदर लिखो ये वाली स्ट्रिंग, फिर सेट डब्ल्यू 20 करो, उसके अंदर लिख दो वैल्यूज़, ठीक है, और एंड एल कर दो। उसके बाद आप सेट डब्ल्यू करो 8, उसके अंदर टेस्ट 1 2 3 लिखो, फिर सेट डब्ल्यू 8, फिर सेट डब्ल्यू 20 20। तो इस तरह उसने जो है ना, और तो आपकी आउटपुट देखें इस तरह की आपके बिल्कुल सिमेट्रिक ना, एक ही लाइन में टेस्ट एग्जाम और रिजल्ट आ रहा है और दूसरी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास 1 2 3 2 और इसी तरह 2 3 4 और इसी तरह आपके पास जो है वो 7 8 9 आएगी। ठीक है ना? तो इस तरह आप एक स्ट्रीम के अंदर तरतीब के साथ अपनी आउटपुट को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सेट डब्ल्यू के अंदर जब आप वैल्यू को दाखिल करते हैं उस वक़्त आप लेफ़्ट और राइट भी बता सकते हैं। यानी 20 कॉलम का तो बन गया ना ये X1 जो है। अब आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वैल्यू जो है उन 20 फ्रेम जो 20 कॉलम आपके बने हैं उनके राइट से एंटर हो या लेफ़्ट से एंटर हो। ये चीज़ भी इसके अंदर मज़ीद सेट की जा सकती है। प्लस या माइनस का सिंबल यूज़ होता है, अब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे देखें सेट फिल का मैनिपुलेटर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैनिपुलेटर है। आपने कहा कि सेट डब्ल्यू 15 है, उसके बाद सेट फिल आपने जो है वो स्टैटिक लिखा, यानी पहले 15 का फ्रेम बनाओ, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू जो है ना वो 99 भी डालो, 97 भी डालो। अब ये तो 4 बनेगी, ये 2 हैं और 2 ये 4 हैं, तो बाकी 11 जो हैं आप कह लें कि 11 जो आपके सेल्स हैं आउटपुट के वो आपके ब्लैंक रहेंगे, तो उसको वो स्टैटिक के साथ प्रिंट कर देगा जो भी आप उसे करैक्टर देंगे। यानी आपकी आउटपुट जो है वो इस तरह आपको नज़र आएगी। यानी ये टोटल अगर आप गिने तो ये 15 बनते हैं और जब हमने मेंशन नहीं की डायरेक्शन तो ये राइट से जो है वो उसे इंसर्ट करेगा। इस तरह जो है वो सेट फिल जो है ना वो काम करता है। ठीक है जी, इसी तरह मज़ीद नीचे आप देख सकते हैं ये सेट पर्सियन का मैनिपुलेटर है। ये फिक्स्ड नंबर्स और साइंटिफिक नोटेशन में जब आप यूज़ करना चाहते हैं, ज़रा इसकी एग्जांपल देखिएगा। आपने एक फ्लोट नंबर 0.1 शो किया, आपने कहा जी इसकी पर्सियन जो है वो फिक्स्ड है और उसके बाद इसको सेट पर्सियन 3 कर दो, तो आप खुद देखें कि उसके साथ उसने डेसिमल पॉइंट के साथ 3 उसने शो कर दिए। तो ज़ाहिर है 1 के साथ तो और मज़ीद नहीं था, तो उसने 0 खुद से ऐड कर दिया। अगर आपका नंबर 5 डेसिमल पॉइंट वाला होता
और आप उसे सेट पर CN3 कर देते तो फिर वो दो जो बिट्स थी ना या दो जो करेक्टर्स थे डिजिट्स थे वो उसने रिमूव कर देने थे। नीचे हमने उसे कहा साइंटिफिक। अब ये जो फिक्स्ड है ये नॉन पैरामीटराइज्ड है और ये जो सेट पर CN है ये पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स है। ठीक है जी। और वैल्यू जो शो हो रही है वो हमारे पास x की है। ये साइंटिफिक के आगे जब x लिखा तो उसने इस x को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा और साइंटिफिक नोटेशन इसकी यही बनती है 1.00 और 10 रेज टू द पावर 1 -1 सॉरी 10 रेज टू द पावर -1 इस तरह उसने, यानी हम किसी नंबर को साइंटिफिक में भी शो कर सकते हैं और ये सिंपल हमारे पास जो है ना ये मैनिपुलेटर्स हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मजीद भी होंगे डेफिनेटली, ये कास्टिंग का टॉपिक आ गया। आप सारे इन मैनिपुलेटर्स को याद करेंगे, यही इस लेक्चर के अंदर है। सेट फिल का बताया हुआ है, सेट फिल के बाद सेट प्रोसीजन का ही बताया हुआ है इधर भी। वहाँ ज़रा मैंने चूंकि आउटपुट भी हमें नज़र आ रही थी इसलिए मैंने वहाँ का रेफरेंस दिया। सेट बेस जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह सेट 16 जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल अब आपके पास मैनिपुलेटर्स हैं। मज़ीद मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप ये टेबल्स जो हैं ये याद कर लेंगे और इन टेबल्स के अंदर कौन सा मैनिपुलेटर क्या काम करता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक लिस्ट बना लें, उनकी डेफिनेशन को देख लें और उन डेफिनेशन के मुताबिक आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ये फॉर्मेटिंग मैनिपुलेशंस है, ये जो मैं बता रहा था कि आप लेफ़्ट से या राइट से कर सकते हैं, ये मुकम्मल आपको जो है ना वो दिखाएगा कि आप देखें लेफ़्ट जस्टिफाई आउटपुट, राइट जस्टिफाई आउटपुट जो है, सेंटर आउटपुट आपकी आ गई या इंसर्ट पैडिंग दरमियान में स्पेस आ जाएगी। ये इस तरह भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये उसने आउटपुट दिखाई है जी। वैल्यू तो 1, 2, 3, 4 है, -1, 2, 3, 4 है, लेकिन यहाँ पर उसने आई को प्रिंट किया है और उससे पहले उसने इसका फॉर्मेट सेट किया कि जी इसे लेफ़्ट अलाइन करो और इसके अंदर एडजस्ट फील्ड डालो। फिर उसके बाद उसने सेट W12 करके जब आई को डाला तो आप देखें पहली इनपुट में ये लेफ़्ट अलाइंड है, दूसरी आउटपुट में ये सॉरी राइट अलाइंड है, तीसरी के अंदर सिंबल जो माइनस का है, ठीक है ना, वो लेफ़्ट पे चला गया है और जो वैल्यू है वो आपको राइट पे नज़र आ रही है और चौथे के अंदर फिर उसने उसको राइट अलाइन ही कर दिया है। तो ये इस तरह आप नेगेटिव कर सकते हैं, वैल्यूज़ को लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ये सारी किस्म की जो एडजस्टमेंट है आपकी आउटपुट की, ये आप विद द हेल्प ऑफ ये जो स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स हैं, इनको आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई बात की? ठीक है, इसी तरह बेस के साथ आप कर सकते हैं, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये सिंपल प्रैक्टिस है। अब यहाँ पर जो चीज़ आई है वो आई है कि क्या हम जिस तरह हमने ऑपरेटर्स को यूज़ किया, प्लस को, माइनस को और इनको हमने ओवरराइड किया, तो क्या हम ओवरराइड कर सकते हैं इंसर्शन को भी और एक्सट्रैक्शन को भी? हमारे पास एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स होता है जो हम सी इन के लिए यूज़ करते हैं और ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन इंसर्शन ऑपरेटर होता है जो हम सी आउट के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको भी ओवरराइड किया जा सकता है। तो डेफ़िनेटली ओवरराइड मेरे निकल जाता है। ओवरराइड और ओवरलोड चूँकि सेम टर्म्स होती हैं, जब हम इनहेरिटेंस के अंदर फंक्शंस को ओवरलोड करते हैं ना तो उन्हें ओवरराइड करना कहा जाता है। आगे लेक्चर आएँगे जब हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए जो है ना वो अक्सर मैं ओवरलोड या ओवरराइड का लफ़्ज़ यूज़ कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, लेकिन ओवरराइड क्या है, जब आप किसी पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास के फंक्शन में रीडिफाइन करते हैं या ओवरलोड करते हैं तो उसे हम ओवरराइड करना कहते हैं। ओवरलोड क्या होता है कि एक ही क्लास के अंदर जब हम एक फंक्शन को एक से ज़्यादा पैरामीटर्स के साथ या एक से ज़्यादा दफ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ पैरामीटर्स के साथ जब हम उनको डिफाइन करते हैं तो ये ओवरलोडिंग कहलाती है। ठीक है ना। ओवरराइडिंग जो है ये इनहेरिटेंस के अंदर आती है, इसलिए बार बार बिल्कुल इसी तरह हमने सी इन के अंदर, अब आप देखें डेट क्लास के अंदर हमने डे को इनपुट किया था, मंथ को इनपुट किया था, लेकिन वो क्लास के ऊपर ये ऑपरेटर नहीं चलता था, यानी सी इन और सी आउट का ना। हम पहले एक वैल्यू इंटीजर की लेते थे और उसे हम डे के बराबर रखते थे, फिर हम एक और इंटीजर लेते थे उसे हम मंथ के बराबर रखते थे। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि सी इन करें, उसके बाद हम जो है वो इंसर्शन ऑपरेटर लगाएं और आगे हम डायरेक्ट जो है वो डेट का ही जो प्रॉपर्टी है ना उसको हम इनपुट ले लें।
तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें डेट क्लास के अंदर इनको ओवरलोड करना होगा और हम इनको ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये इस कोड के अंदर एग्जांपल देखें तो ये ओवरलोडेड ऑलरेडी हैं। यहाँ पर आई है और साथ इसके स्ट्रिंग है। ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है या करैक्टर है। ये दोनों आपस में ओवरलोड हुए हुए हैं, तो इसीलिए सी आउट की एक ही लाइन के अंदर वो इंटीजर को भी प्रिंट कर रहा है और वो स्ट्रिंग को भी कर रहा है। समझ आ रही है ना बात की? तो बिल्कुल इसी तरह आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। ये देखें आपने सारा ही एक लाइन में लिख दिया। कहीं आप फ्लोट वेरिएबल ले रहे हैं, कहीं आप इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं, कहीं आप डबल वेरिएबल ले रहे हैं, कहीं आप स्पेस को यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट को यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली इट शोज दैट कि हम इसको ओवरराइड जो है ना वो कर सकते हैं। तो ओवरराइड का कोड ये लिखा हुआ है जी सिंपल, चूंकि ये सिमेट्रिकल वे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसकी ओवरराइडिंग अगेन जो है इसकी एग्जांपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको आप इसकी ओवर राइडिंग को देखना चाहते हैं, ये देखें ये आ गया। और जब आप इसके साथ ओवरलोडिंग ये लिखा हुआ है ना जी, ओवरलोड करेंगे ऑपरेटर्स को, तो उस वक्त जो है ना वो आप इसकी ओवरलोडिंग को भी देख सकते हैं। W3 स्कूल के ऊपर भी ये पड़ा हुआ है। ये जी गीक्स फॉर गीक्स जो वेबसाइट है इसके ऊपर इसको ओवरलोड करके और इसका कोड दिखाया गया है। ये देखें जी यहाँ पर ओवरलोड हुआ होगा, यहाँ पे ये ऑपरेटर हुआ हुआ है। वही सेम हमारे पास है, क्योंकि ये वो आउटपुट स्ट्रीम क्लास का है तो हम इस क्लास का नाम लिखेंगे, एंड साइन ऑपरेटर लिखेंगे, वही ओवरलोडिंग का हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद आप ये ऑपरेटर लिख देंगे और आगे आपने जो पैरामीटर है ये कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए ओवरलोड किया हुआ है इंसर्शन ऑपरेटर्स को। ठीक है जी, बाकी आगे सेम उसी तरह की लॉजिक जो है ना वो बयान की गई है। ठीक है ना जी। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम इनको ओवरलोड कर सकते हैं। और फिर नीचे सर ने इन हैंडआउट्स के अंदर जो है वो डेट क्लास के लिए भी इन्हें ओवरलोड करके दिखाया है। ये देखें ये डेट के लिए ओवरलोड किया हुआ है। और जब डेट के लिए ओवरलोड कर लिया तो फिर देखें यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट सी इन और आगे डेट वन और डेट टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिए हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर से इनपुट ले रहे हैं। पहले हम इस तरह से इनपुट जो है वो नहीं ले सकते। समझ आई बात की या नहीं? इसी तरह ये मैट्रिक्स क्लास की नई एग्जांपल है। ये इससे पहले इन हैंडआउट्स में सर ने डिस्कस नहीं की है। इसके अंदर अब आप देखें तो उन्होंने मैट्रिक्स की एक क्लास बनाई है जिसके अंदर आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को डिक्लेयर करते हो। उसके बाद सी इन और सी आउट दोनों को जो है ना वो उन्होंने इनपुट और आउटपुट करके दिखाया है और ओवरलोड करके दिखाया है। ये आपके सामने आया। हमने एक मैट्रिक्स क्लास के ज़रिए 2 का मैट्रिक्स डिक्लेयर किया और ये फार्मूला ये फंक्शन गेट मैट्रिक्स का कॉल किया। उसके बाद डिस्प्ले मैट्रिक्स का फंक्शन कॉल किया है और सिंपली इसको पास कर दिया है। फिर उसके बाद देखें नीचे उन्होंने इसकी आउटपुट भी जनरेट करके दिखाई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है ये सिंपल सी आउट किया हुआ है। ये सी आउट किया और यहाँ पर सी आउट मैट्रिक्स लिखा। अब आप देखें मैट्रिक्स तो एक अलहदा क्लास है और एक अलहदा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब सी आउट जो है वो मैट्रिक्स को भी आउटपुट कर रहा है। और किस तरह से आउटपुट कर रहा है, हालांकि इनपुट हमने इस तरह दी है 45 65, यानी पहला एलिमेंट 1 1, ये 1 2, ये 1 3 है, ये 2 1 2 2 और ये 2 3 है, और ये 3 1 3 2 और ये 3 3 है। लेकिन आप देखें उसने इसको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो हमें आउटपुट करके दिखाया है। तो ये हमने क्या किया है, हमने सी आउट के ये जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर था इसको ओवरलोड कर दिया है यहाँ पर। ये देखें जी, इसको ओवरलोड करके सारी फॉर्मेटिंग और लॉजिक जो है वो यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। समझ आ गई बात की? बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो बताते हैं कि जी आप जो है ना वो अपने भी मैनिपुलेटर्स डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर कोई मैनिपुलेटर जिस तरह आप देख कर आए हैं तो आप अपने मैनिपुलेटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। और वो किस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं, मसलन नीचे इन्होंने ना 2 3 आपको करके दिखाए हैं। यहाँ पर एग्जांपल है। तरीकाकार क्या है, अगर आउटपुट स्ट्रीम का मैनिपुलेटर है तो आप ओ स्ट्रीम लिखेंगे, एंड साइन लिखेंगे, मैनिपुलेटर का जो नाम आप देना चाहते हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद यही फॉर्मेट आपके पास होगा ओ स्ट्रीम, और आगे आप एक पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे ना उन्होंने एक बेल का बना के दिखाया है, ये बेल। अब ये बेल का पहले कोई मैनिपुलेटर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डिफाइन कर देते हो ओ स्ट्रीम एंड साइन बेल, और इसकी आउटपुट में आप बैक स्लैश ए लगा देते हो,
ये एस्केप सीक्वेंट है \a जो है ना, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये बीप जनरेट करता है। जैसे ही आप जिस तरह वो \n है, \t है, \a है, ये 5-6 हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। \a जो है ये एक बीप जनरेट करता है सिस्टम की, \t जो है ये टैब स्पेसेस जो है वो जनरेट करता है, \n जो है ये अब आपके लिए जो है ना वो न्यू लाइन करता है। अब आप सी आउट करो, आपने वर्चुअल लिखा, आगे आपने टैब लिखा है जिसको आप डिफाइन कर चुके हो, खुद ब खुद \t वाला ये काम करेगा। बेल लिखा है तो यहाँ पे बीप आएगी, और एंड लाइन आपने लिखा है तो वो नई लाइन में चला जाएगा। समझ आई बात की या नहीं? तो आप इनकी जगह, हालांकि इनडायरेक्ट, इनको डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे सर ने समझाया है कि आप जिस तरह के ये नए मैनिपुलेटर्स, यूजर अपने मैनिपुलेटर्स को डिफाइन कर सकता है अपने सिस्टम्स के लिए, अपनी कोडिंग के लिए, तो वो किसी भी नाम से और किसी भी तरीके से उनको डिफाइन किया जा सकता है। जी बस ये आज का जो हमारा मोटिव था वो अचीव हो गया। मैनिपुलेटर्स को भी हमने देख लिया, पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स को भी देख लिया, नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स को भी देख लिया, और जो मैनिपुलेटर्स तो बहुत ज़्यादा हैं जो आपके कोर्स में लिस्टेड हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा, जैसे सेट डब्ल्यू, सेट पर्सियन, उसके बाद ये यूज़र डिफाइंड, आप हो सकता है आपको कोड में आ जाए कि जी आप एक यूज़र डिफाइंड यूज़र आप एक क्रिएट करके दिखाएं कोड यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर का, जो टैब करे या जो न्यू लाइन को प्रिंट करे। तो ये 3-4 लाइनों का कोड है, आपने इस तरह इस कोड को जो है ना वो यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी सवाल जो है वो हो सकता है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम स्टैटिक से शुरू करेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और किसी भी क्लास के अंदर हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मैनिपुलेटर्स वाली जो हमारी डिस्कशन थी वो ऑलमोस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी हुई है जी। समझ आ रही है जी बात? चलें ठीक है, थैंक यू जी।